नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज लोकसभा के लिए जो 2024 में इलेक्शंस हो रहे थे उसका अंतिम चरण था, यानी 7वां चरण था। यह चुनाव मुख्य रूप से मोदी जी केंद्रित था, यानी मोदी जी चाहिए या मोदी जी नहीं चाहिए। तो आज यह चुनाव संपन्न हो गया। अनेक एग्जिट पोल्स भी आ गए और ये सारे एग्जिट पोल्स यही बता रहे हैं कि मोदी जी फिर से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब एग्जिट पोल्स जो भी हों, ये कभी सही भी साबित होते हैं, कभी गलत भी साबित होते हैं। तो जो सत्य है वो तो 4 जून को ही उजागर होगा। भाजपा और विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर ही रहे हैं। जहां भाजपा के अधिकांश शीर्ष नेता एनडीए के 400 पार होने और भाजपा के 370 पार होने के दावे कर रहे हैं, वहीं अभी जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन है, वो अपने को 273 से ऊपर मान रहा है और कुछ लोगों ने तो 295 यानी 295 सीट आने का भी दावा किया है। अब ये सारे दावे कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, यह सब 4 जून को ही पता चलेगा। वैसे इस तरह के दावे करना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़े जाते हैं। तो जो भी हो, चुनाव परिणाम में कुछ संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि भाजपा 370 पार कर जाए और एनडीए अलायंस जो है ये 400 पार हो जाए, जैसा कि कुछ एग्जिट पोल्स ने दिखाया भी है, जैसे कि इंडिया टीवी या आज तक या टुडे चाणक्य, इस तरह के जो हैं वो भाजपा को 304, एनडीए को 304 भी पार करा रहे हैं, भाजपा को 370 पार करा रहे हैं। दूसरी संभावना ये है कि भाजपा और एनडीए अपने घोषित लक्ष्य यानी 370 और 400 से पीछे रह जाए। तीसरी संभावना है कि भाजपा और एनडीए को 219 जैसा बहुमत हासिल हो, जैसे भाजपा को 303 सीटें आई थी और एनडीए को लगभग 342 सीटें आई थी। यह भी हो सकता है कि चौथी संभावना है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल जाए, यानी भाजपा 272 से ऊपर कोई भी सीट ले आए और एनडीए की सरकार बन जाए। पांचवी संभावना है कि भाजपा को खुद के बूते पर तो बहुमत नहीं आए, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल जाए। तो उस हालत में भाजपा को अपने एनडीए के साथियों पर सरकार चलाने के लिए डिपेंड करना पड़ेगा और उसमें सरकार चलाने में वो साहस नहीं रहेगा, वो मनोबल नहीं रहेगा जो कि पिछले 10 साल से दिखाई देता रहा है। छठी संभावना है कि एनडीए स्पष्ट बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाए और कुछ ऐसे दल जो न एनडीए के साथ हैं न इंडी गठबंधन के साथ हैं, ऐसे दलों को अपने साथ मिलाकर सरकार बना ले। ऐसी स्थिति में काफ़ी संभावना है कि मोदी जी खुद प्रधानमंत्री न बने, बल्कि किसी और को प्रधानमंत्री बना दें। और सातवीं संभावना यानी अंतिम संभावना है कि एनडीए को इतनी कम सीटें आए कि वह किसी भी तरह से सरकार नहीं बना पाए। जैसे कि मान लीजिए कि इंडी गठबंधन का कहना है कि 295 सीटें आ जाएंगी, तो स्वाभाविक है कि भाजपा या एनडीए की सरकार नहीं बने। तो टोटल में यही बात है कि भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो चलिए आज हम ये मानकर चलते हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, तब क्या होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब क्या होगा। तो इसका उत्तर है कि विपक्ष की मिलीजुली सरकार बनेगी। उसमें कुछ दिनों तक इस बात को लेकर विलंब होता रहेगा कि प्रधानमंत्री कौन बने।
सरकार बन जाने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और दमन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सर तन से जुदा की घटनाएं आम हो जाएंगी। हिंदू बहन बेटियों का रेप और उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ जाएंगी। हिंदुओं की संपत्ति भिन्न भिन्न आधारों पर छीन ली जाएगी। बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। राष्ट्रवादी विचारों और व्यक्तियों को कुचला जाएगा। उनके ऊपर कई तरह की बंदिशें लगाई जाएंगी। भारत की सेना को कमज़ोर किया जाएगा, जो कि आज़ादी के बाद से ही यह सिलसिला चलता रहा है। न्यायपालिका पर अंकुश लगाया जाएगा और उसको इंडी गठबंधन अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नकेल कसा जाएगा। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों को दंडित किया जाएगा। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नकेल कसने वाली बात में आप लोगों को पता होगा कि अभी इलेक्शन के दौरान जी न्यूज़ पर पंजाब में बैन लगा दिया गया था। वैसे ही सोशल मीडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में भी रिपब्लिक भारत के जो अर्णब गोस्वामी थे, उनको भी लंबे समय तक बेवजह जेल में बंद करके रखा गया था। अभी हाल में जो संदेश खाली की घटना हुई थी, तो उस समय भी एक पत्रकार को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे सोशल मीडिया पत्रकारों को इंडी गठबंधन या उस तरह की जो पार्टियों वाली सरकारें हैं जहाँ कहीं भी, वहाँ पर परेशान किया जाता रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि सब लोकतंत्र के जो पत्रकार हैं, रचित कौशिक जी, उनको यूपी के नोएडा से उठाकर पंजाब पुलिस ले गई थी बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए हुए, और पंजाब के जेल में बंद करके उनको काफ़ी यातना दी गई थी। तो भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला बढ़ेगा। जो भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, उनको जेल से रिहा कराने का हर प्रयास किया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ेगी। गरीबों की स्थिति अत्यंत दयनीय और कठिन हो जाएगी। भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी सरकार या पश्चिमी देशों में भी बैठे हुए कुछ लोग हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग हैं, इन लोगों के संपर्क में रहते हैं और इनको अब्लाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो भारत को आर्थिक रूप से इसीलिए कमज़ोर किया जाएगा। मोदी समर्थकों पर कहर टूटेगा। पाकिस्तान और चीन को भारतीय मामलों में दखल देने का निमंत्रण दिया जाएगा। धारा 370 फिर से लागू करने का प्रयास होगा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से बोलती रही है। राम मंदिर के विरुद्ध अभियान चलेगा। इस मामले में सबसे मुखर अखिलेश यादव जी रहे हैं। सरकार पोषित गुंडे, यानी सरकार द्वारा पाले हुए गुंडे, बदमाश अपराधी आम जनों पर भारी जुर्म करेंगे। पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारी भी उनके शिकार बनेंगे। माफिया फिर से मजबूत होंगे, जैसे कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी टाइप के जो लोग थे, इस टाइप के लोग फिर से मजबूत बनेंगे। कानून और व्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। नेता माला माल हो जाएंगे। जो सरकारी नेता होंगे, इंडी गठबंधन के नेता, उनके धन में काफ़ी इजाफा होगा। पीएफआई जैसे संगठनों पर से बैन हट जाएगा और आरएसएस जैसे संगठनों पर बैन लग सकता है। आतंकवाद फिर से जिंदा हो जाएगा और अपना फण उठाएगा। रेप, हत्या, अपहरण, लूटपाट जैसे अपराधों से समाज बुरी तरह ग्रसित हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, केरल, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे राज्य स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस घोषित हो सकते हैं, यानी भारत का विखंडन शुरू हो सकता है। सीएए, एनआरसी और यूसीसी जैसे विधेयक निरस्त किए जा सकते हैं। हिंदू मंदिरों पर कई पाबंदियां लग सकती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तो उस समय कहा गया था कि किसी भी
मस्जिद के रेडियस 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी धार्मिक हिंदू धार्मिक पूजा पाठ या भजन कीर्तन या घंटी बजाना या हनुमान चालीसा पढ़ना गैर कानूनी होगा। हिंदू त्यौहार मनाए जाने पर कई शर्तें लगाई जा सकती हैं, जैसे कि आमतौर पे आप देखते होंगे कि बंगाल में काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा एवं अन्य त्यौहार पर्व मनाने पर सरकार बीच बीच में पाबंदियां लगाती रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ गैर कानूनी घोषित हो सकता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम जैसे नारे और देशद्रोह के रूप में माने जा सकते हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के कारण जेल में बंद नेता बाहर आ जाएंगे। विश्व पटल पर भारत का गौरव कम होगा, प्रतिष्ठा कम होगी, इसकी धाक कम होगी। विज्ञान और तकनीक में भारत को पीछे धकेला जा सकता है, जैसा कि भारत के दुश्मन चाहते हैं। उनको ऑब्लाइज करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। जाति और सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते हैं। गृह युद्ध की संभावना बन सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।